आज हम लोग का डिस्कशन का बिंदु रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए 2024 में क्या हुआ कि हम लोग भारत के दो महान सपूतों को खो दिया। सबसे पहले तो क्या है, रतन टाटा सर, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। 86 वर्ष के उम्र में इनका भी निधन हो गया था। यहाँ मुंबई में हुआ था 9 अक्टूबर को। अक्टूबर में ही इनका निधन हो गया था मुंबई के हॉस्पिटल में। ठीक है ना। इनका तो अलग बात है, ये भी मतलब बहुत बड़ा क्षति था देश के लिए, लेकिन ये भी कोई कम क्षति नहीं है हमारे देश के लिए। मनमोहन सिंह, देखिए राजनीति को छोड़कर अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह भारतीय मतलब समझिए कि अर्थव्यवस्था के योगदान में इनका मतलब अमर रहेंगे हमेशा। इनका योगदान अभूतपूर्व है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इनके बारे में पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे ये पढ़ाई शिक्षा दीक्षा इनका कैसे हुआ, कहाँ कहाँ काम किए, क्या अचानक से प्रधानमंत्री बन गए, इसके पहले किस किस पद पर काम किए, कितने कितने समय तक काम किए, क्या क्या इनका उपलब्धियां था, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, आजादी से पहले। ठीक है, और इनका मृत्यु भी क्या कब हुआ, 26 तारीख को, यानी 26 दिसंबर 2024 को, यानी कुल मिलाकर 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनके इनके बारे में देखिए थोड़ा सा। इनका एक कथन है, इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा, इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। इनको याद किया जाता है किसके लिए, देख लीजिए यहाँ पे। हम लोग मैट्रिक क्लास में जब भी पढ़ते हैं तो एक एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ना पड़ता है हम लोग। एलपीजी रिफॉर्म्स, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उसके बाद में सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में भी इनको याद किया जाता है, जो प्रधानमंत्री रहते हुए किए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इन्हीं के समय में ये चीज सब प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है। एनआईए का गठन हुआ, जो कि आतंकवादी संगठनों को जांच करने के लिए इस संगठन गठन किया गया। एलपीजी हो गया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। क्या इनका बचपन कैसे गुजरा, इनका शादी कैसे हुआ, कहाँ कहाँ मतलब इनके पिता माता का नाम देखिए यहाँ पे मेंशन है। देखिए जन्म 26 सितंबर, अभी देखे हैं हम लोग। गाह, गांव का नाम था गाह, पंजाब। वर्तमान पंजाब नहीं, उस समय का पंजाब, अविभाजित भारत का पंजाब उस समय। वर्तमान में इनका जो ग्राम है ना का, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब में। विभाजन जब 1947 में हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, और सिर्फ 1/3 हिस्सा जो हम लोग का वर्तमान का पंजाब है वो वाला है। तो इनको विस्थापित होकर फिर से इधर आना पड़ा। इसका कहानी हम लोग आगे देखेंगे। इनके पिता का नाम सबसे पहले जान लीजिए, गुरुमुख सिंह कोहली। इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह कोहली, एक ट्रेडर थे, मतलब व्यापार करते थे। माता का नाम अमृत कौर था, और शादी शादी हुआ था इनका गुरुशरण कौर से। 1958 में शादी हुई। ठीक है, इनके बच्चों में देखिए 3 बेटियां हैं सिर्फ, और तीनों बेटियां अपने अपने जगह पर कामयाब है। इनकी एक बेटियां हैं जो मतलब इतिहास की बुक लिखती है। यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी हैं, ऑप्शनल विषय लेते हैं, जो भी मतलब पढ़ते हैं, वे लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। इनके बेटी को, इनका मिस्टेक है, इनका नाम अभी स्किप कर रहे हैं हम। किताब लिखी हुई है बहुत बड़ा इतिहास का। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले वर्तमान, उस समय का पाकिस्तान। वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, उस समय का इंडिया ही था सब। देखिए सबसे पहले जानिए कि इनके जन्म से 11 साल के बाद इनके माता का निधन हो गया। उसके बाद इनके दादी ने ही इनका पालन पोषण किया। इनका शुरुआती शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा कहाँ हुआ, इसी गांव जो कि पंजाब में था, जो अभी के समय में पाकिस्तान में है। उर्दू माध्यम से शिक्षा हुआ इनका, शुरुआती शिक्षा उर्दू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पेशावर चले आए, मतलब समझिए कि मिडिल स्कूल की पढ़ाई करने के लिए पेशावर चले आए। पेशावर में कुछ साल पढ़े। उसके बाद क्या हुआ कि विभाजन हुआ, भारत का विभाजन। भारत आजाद हुआ, मालूम होगा आप लोगों को। 1947 में भारत का विभाजन 2 टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा गदर मूवी में दिखाया गया है भारत के विभाजन को, कितना दर्दनाक था।
सबसे ज्यादा अगर विभाजन का दर्द सबसे ज्यादा किसी को झेलना पड़ा तो भारत के दर्द जो झेलना पड़ा भारत के सिखों को और मुसलमानों को सबसे ज्यादा। इस सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, इनका भी परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ये लोग क्या किए कि पेशावर से इनके गांव से विभाजित होकर मतलब वहां से विस्थापित होकर इनको लाया गया कैंप में। इनको क्या किया गया, शरणार्थी कैंप में लाया गया। शरणार्थी कैंप बना था आपको कहाँ बना था, हल्द्वानी में बना था, नैनीताल में। नैनीताल के पास में हल्द्वानी नाम का एक जगह है, वहां पे कैंप लगा था। वहां पे ये लोग 1 साल तक रहे, 1 वर्ष तक वहां बिताए। उसके बाद में कुछ मामला शांत हुआ, यानी कि कहने का मतलब 48 में 1948 में ये लोग अमृतसर आकर शिफ्ट हो गए। इनका फैमिली जो था मनमोहन सिंह का अमृतसर में आकर सेट हो गया, पंजाब का। वहीं लाहौर से कुछ ही दूर पर था, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनका पढ़ाई आगे चलने लगा। अब इनका पढ़ाई शुरू हुआ हिंदी मीडियम में। यहाँ मतलब समझिए कि मैट्रिक इंटर की पढ़ाई किए यहाँ तक। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए ये चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज उस समय का आज भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में है। कैम्ब्रिज चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। उसके बाद कैम्ब्रिज से आ गए ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये डी फिल का डिग्री लिए। डी फिल किसमें किए, जैसे पीएचडी होता है ना उसी प्रकार का डिग्री होता है। डी फिल ये किए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में, समझिए कि एक बहुत बड़ा डिग्री लिए। उसके बाद क्या हुआ, इनका पढ़ाई लगभग कंप्लीट हुआ तो आगे इनका मतलब अब क्या हुआ कि वर्क का प्लेसेस सबसे पहले क्या हुआ, 62 के आसपास में, 1962 के आसपास में ये यूएनओ का नाम आप लोग सुने होगा। दुनिया के लगभग 193 देशों का संगठन, 195 लगभग। ऐसे तो मतलब सिग्नेचर शायद 194 देश है, 193 देश है अभी फिलहाल इस पर सिग्नेचर किया हुआ है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी देशों का एक संगठन है। इसके बहुत सारे अंग हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद हो गया यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उसके बाद हो गया यूनेस्को हो गया। एक विश्व धरोहर जो भी होता है, ताजमहल हो गया, इसका संरक्षण इस प्रकार से दुनिया भर में करता है। ये इन्वायरमेंट पर्यावरण को देखता है, ये विकास को देखता है, विकासशील देशों का। ऐसा ही करके एक अंग है इसमें, अंकटाड, यूएन अंकटाड। ये क्या करता है, इसी में इनका नियुक्ति हुआ था। ये क्या करता है कि विश्व का जो भी व्यापार है ना, बिजनेस व्यापार चलता है विश्व में, दुनिया भर में, उस पे लगाम लगाता है, उसका देख रेख करता है। कहीं मतलब धोखेबाजी तो नहीं हो रहा है, कहीं बिजनेस कोई देश दूसरे देश को व्यापार करने से रोक तो नहीं रहा है। ये वाला संगठन उसमें काम करता है। इसी में इनका मतलब चयन हुआ। ये 1962 के आसपास में इस पे काम किए, अंकटाड में, जो कि विश्व में व्यापार को देखता है पूरे दुनिया भर में। इसमें काम किए मनमोहन सिंह। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आ गया है यहाँ से काम करने के बाद क्या हुआ, ये भारत सरकार के मतलब समझिए कि क्या कहें, क्या होता है, WTO होता है। WTO के बारे में आपने जानते होंगे। इसका 19 ऐसे तो उनका इसका नाम, इसका गठन जो था दूसरे नामों से 1945 में हो गया था, लेकिन WTO नाम इसका 1995 में, शायद 1995 में इसका नाम WTO पड़ा। ट्रेड ये वो अलग संगठन है और जो अंकटाड है वो अलग संगठन है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये मतलब विश्व व्यापार संगठन में काम करने, विश्व व्यापार संगठन कर रहे अंकटाड में काम करने के बाद इनका एंट्री हुआ भारत में।
यानी भारत सरकार में इनका एंट्री हुआ। सबसे पहले भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, जब भी हम लोग का बजट पेश होता है जनवरी में फरवरी में, भारत सरकार का वार्षिक बजट, उसमें एक इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वित्त मंत्रालय होता है। एक वित्त मंत्रालय, जैसे अभी का क्या है, वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक नौकरशाही व्यवस्था में सिविल सर्वेंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग वित्त सचिव। जैसे वित्त सचिव शिक्षा विभाग में भी होता है, होम गृह विभाग में होता है उसके बाद में कैबिनेट विभाग में होता है, उसी तरह से वित्त विभाग में भी वित्त सचिव का पद होता है। इसी वित्त सचिव, वित्त मंत्री के अंदर में काम करता है वित्त सचिव, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, प्रमोशन के द्वारा यहाँ तक पहुँचता है। जो भी बनाना है, उसका बजट बनाना है, वित्त मंत्री को, निर्मला सीतारमन अभी उनको हेल्प करने के लिए, समझिए एक सिविल सर्वेंट होता है वित्त सचिव। इसी वित्त सचिव के सहायता के लिए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। आर्थिक सलाहकार, जो कि सलाह देता है कि मतलब कैसे कैसे बजट पेश किया जाए, किस विभाग को कितना दिया जाए, पूरा बजट तैयार करना, कितने कितना खर्चा किया जाएगा। इसी के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया। यहाँ से अंकटाड में काम करने के बाद भारत सरकार बुलाया इनको, और मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इनका नियुक्ति हो गया। ठीक है, 1972 से 1976 तक ये काम किए। 1972 से इमरजेंसी लगने के बाद तक 1976 तक काम किए यहाँ पे आर्थिक सलाहकार के रूप में। यहाँ काम करने के बाद क्या हुआ कि इनका एंट्री हुआ, अब जो अभी बताया है ना, यहाँ पे क्या गया, वित्त सचिव के रूप में। अब ये क्या बन गए, भारत सरकार में वित्त सचिव बने, वित्त मंत्री के अंदर में काम किए। वित्त सचिव, वित्त सचिव से पहले शायद ये आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है ना, वित्त सचिव के पहले ये क्या किए हैं, आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये 1900 वित्त मंत्रालय में सचिव 1976 में 76 शायद, हाँ 76 में रहे हैं। क्या बोलते हैं, वित्त सचिव। 1 साल के लिए वित्त सचिव बदलते रहता है लोग। जैसे देखिए ना, बिहार में अभी के पाठक थे, शिक्षा विभाग में थे, अभी उनको हटाकर कोई दूसरा आ गया है। उसी तरह से मतलब चेंज होते रहता है। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का सचिव थे के पाठक, उसी तरह से भारत सरकार का वित्त सचिव 1976 में इनको बनाया गया था। 1976 में 1 साल के लिए शायद मनमोहन सिंह को यहाँ पे काम किए। उसके बाद यहाँ से काम करने के बाद इनको आरबीआई, जो कि भारत सरकार का बैंक है, इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, आरबीआई का गवर्नर बने हैं, गवर्नर। ठीक है, इनको गवर्नर बनाया गया आरबीआई का 1982 में, शायद 1982 में इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। यहाँ भी 3 साल तक काम किए, 1985 तक काम किए। यहाँ गवर्नर के बाद अब डायरेक्ट इनका एंट्री होता है वित्त मंत्रालय में। ठीक है, क्या हुआ कि इंदिरा गांधी, मालूम है आपको, इमरजेंसी लगा था 1984 में, इंदिरा गांधी का हत्या हो गया था। उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी को हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी सिख अंगरक्षकों के द्वारा। उनके ही सिख अंगरक्षक थे जो बॉडीगार्ड थे, उन्हीं लोगों ने गोली मार दिया था उनको, अंगरक्षकों के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी का एंट्री हुआ था, राजीव गांधी का भी हत्या हो गया, उनको भी बम से उड़ा दिया गया। दक्षिण भारत में गए थे प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार के समय में उनको भी उड़ा दिया गया। आगे चलकर क्या हुआ कि जब वो मर गए, मतलब राजीव गांधी भी नहीं रहे, तो कांग्रेस पार्टी में पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बना। कांग्रेस पार्टी में पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बना। नरसिम्हा राव का सरकार बना।
इसी समय नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने के लिए न्योता दिया कि आइए आप भारत सरकार के जो अर्थव्यवस्था है जो चरमरा गई है एकदम, इसको सुधारिए। तो इनको 1991 में जो मतलब भारत सरकार का जो एलपीजी रिफॉर्म्स बोला जाता है, जो मैट्रिक के इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, बहुत जरूरी है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो यही मनमोहन सिंह जो भारत के आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इन्हीं को वित्त मंत्री के रूप में न्योता दिया गया कि आप ही से संभल सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। इनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि अभी बताया ना, ये बहुत जगह काम कर चुके थे। यूएनओ से लेकर भारत के मुख्य वित्त विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, मुख्य उसके बाद में मुख्य सचिव के रूप में काम कर चुके थे। आरबीआई के जो बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, भारत सरकार के मतलब जितने भी बैंक है ना भारत के अंदर, सभी बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका गवर्नर भी रह चुके थे। इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव था मनमोहन सिंह के पास। इसीलिए शायद पीवी नरसिम्हा राव ने इनको वित्त मंत्री के लिए न्योता दिया, इन्होंने स्वीकार किया और ये वित्त मंत्री भी रहे नरसिम्हा राव के सरकार में। ठीक है, नरसिम्हा राव के सरकार में ये वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया। एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। लिबरल माने उदार, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। यानी कहने का मतलब पहले जैसा नियम नहीं रह गया। भारत सरकार का कोष एकदम खाली हो गया था उस समय। भारत एकदम कंगाल की स्थिति में पहुंच गया था। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था श्रीलंका के साथ, उसका जो जमा पूंजी था, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो खाली हो गया था। उसी तरह सेम कंडीशन भारत के साथ हुआ था। भारत का भी विदेशी मुद्रा भंडार एकदम जीरो हो गया था, होने वाला था, ठीक है ना, 1990 के आसपास में। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का जो साथी मित्र दोस्त रूस था, जो रसिया था, उसका भी विघटन हो गया था, समझिए कि 1991 में। वो भी मतलब अपने मतलब आंतरिक कलह से जूझ रहा था, वो भी मदद नहीं कर पा रहा था। भारत को मतलब समझिए कि भारत उस समय क्या था, दो ध्रुव में बटा हुआ था। भारत उस समय एक यूएसए वाला ध्रुव था, जो कि पूंजीवादियों को मतलब पूंजीवादियों का देश था ये वाला, और एक यूएसएसआर था जो कि रसिया वाला क्षेत्र था। ये समाजवादियों का, साम्यवादियों का क्षेत्र था। इसका तो विघटन हो गया 1991 में। 15 देशों में टूट गया रूस, यूएसएसआर। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा पावर बढ़ने लगा यूएसए का, जो कि पूंजीवादी देश था एक। यूएसए क्या था, अभी भी पूंजीवादी ही देश है, पूंजीवादी देश था। अब यहाँ इसका दबदबा यूएसए का दबदबा था लगभग, समझिए आज भी है यूएनओ पर। ठीक है, यूएनओ पर इसी का ही दबदबा है लगभग, यही जो चाहता है वो होता है लगभग। तो इसने यूएनओ के द्वारा भारत पर दबाव बढ़ाया कि भारत क्या था, पहले भारत का अर्थव्यवस्था था ना बंद अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, खुली और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत का अर्थव्यवस्था पहले बंद था। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। भारत को लग रहा था कहीं फिर कोई व्यापारी, अंग्रेज क्या थे, व्यापारी बनकर के आए थे भारत में, भारत को गुलाम कर गए। उसी तरह भारत को कहीं डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर व्यापारी बनकर फिर कोई विदेशी व्यापारी आए और भारत को फिर कहीं कहीं गुलाम ना हो जाए। इसीलिए भारत सरकार ने डर से अर्थव्यवस्था को एकदम क्लोज करके रखा था। कहीं से बाहरी इन्वेस्ट को, बाहरी निवेश को बंद करके रखा था। जिससे क्या हुआ कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, फॉरेन रिजर्व, वो खत्म होने वाला था। ठीक है ना। वो उसी को मतलब तोड़ने के लिए एलपीजी उदारीकरण, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ठीक है, निजीकरण, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब वैसी व्यवस्था से है जहाँ की विश्व के, दुनिया के किसी भी देश का सामान किसी भी देश में आसानी से उपलब्ध हो, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अमेरिका जाना है हम लोग को, भारत का प्रत्येक वस्तु अमेरिका में मिल रहा है, अमेरिका का प्रत्येक वस्तु भारत में मिल रहा है, चाइना का प्रत्येक वस्तु रूस में मिल रहा है, रूस का प्रत्येक भारत में, चाइना का प्रत्येक भारत में मिल रहा है। यानी जैसे मोबाइल को ले लीजिए, आजकल मोबाइल का लगभग इंडिया का लगभग समझिए कि 70-80% मोबाइल का जो बिजनेस है चाइना छेके हुए है। ऐसे क्या है कि चाइनीज मोबाइल आ गया है यहाँ पे बहुत सारा। तब इसी वैश्वीकरण के चलते हुए, अगर वैश्वीकरण नहीं रहता भारत में तो चाइनीज कंपनी भारत में मोबाइल नहीं बेचती। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि किसी भी देश का सामान, यानी पूरा विश्व एक बाजार के रूप में विकसित हो जाएगा, एक ही बाजार के रूप में। जैसे आप बाजार में जाते हैं ना, प्रत्येक आदमी बाजार में आकर बेचता है सामान,
रखता है, उसका अधिकार है। उसी तरह से पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में विकसित करना, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए भारत में कोई भी आएगा, सामान बेचेगा, पैसा देगा, इन्वेस्ट करेगा, तो भारत के पास पैसा आएगा, विदेशी पैसा आएगा, जिससे भारत पेट्रोलियम या कोई भी सामान खरीद सकता है। विदेशी पैसों से ही, यानी डॉलर से ही हम लोग पेट्रोलियम मंगाते हैं, मतलब अरब कंट्री से, ठीक है। बहुत सारा सामान है। उदारीकरण का मतलब होता है, पहले था कि लाइसेंसी सिस्टम था, लाइसेंस लेना पड़ता था भारत के ऑफिसर्स जो भी थे, मुंबई दिल्ली, लाइसेंस का बहुत झंझट था, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी हो रहा था। अब निजीकरण बहुत कम हो रहा था। जैसे रूस में क्या है, चाइना में क्या है, वहाँ पे ज्यादा मतलब सरकार का नियंत्रण है अधिकांश फैक्ट्री उद्योग पर। यहाँ भारत में क्या था, वैसा ही था। तो अब निजी लोगों को उद्योग करने के लिए आ गया, मतलब आने के लिए निजीकरण किया गया। इन्हीं का दिमाग था मनमोहन सिंह का कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया, जिससे भारत में पैसा आने लगा, विदेशी पैसा, विदेशी लोग आकर भारत में फैक्ट्री खोलने लगे, पैसा लगाने लगे, जिससे भारत में पैसा आने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था व्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और भारत के पास कुछ पैसा हुआ, इन्हीं का देन है, ठीक है। उसके बाद आगे चलने लगा प्रक्रिया। उसके बाद बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी है 1999 से। अस्थाई सरकार 5 साल के लिए चला। इधर तो बहुत टूट-फांग 1 साल 6 महीना ऐसा ही करके सरकार गिर रहा था, आ रहा था। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में, पीवी नरसिम्हा राव के बाद में सरकार गिरा उठा बहुत समय। लेकिन 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार रहा, ठीक है। इस समय क्या हुआ, इसके बाद 2004 में चुनाव होता है। किसी को मालूम नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है, यूपीए गठबंधन, अगर यूपीए जीतती है तो किस, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। क्लियर ही नहीं था। एनडीए में तो क्लियर था कि अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी भी थे उस समय। लेकिन चुनाव क्या हुआ कि एनडीए हार गई चुनाव 2004 में। अब यूपीए जीती, यानी कांग्रेस गठबंधन। तो यहाँ पे अचानक से एक्सीडेंटली नाम लिया जाता है कि मनमोहन सिंह, जो कि 1991 में भारत के वित्त मंत्री रहे थे, वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अचानक से मतलब निर्णय आया, सब लोग देखकर चौंक गए। 2004 से लेकर 2009 में फिर चुनाव कांग्रेस पार्टी यानी गठबंधन जीती। 2004 से 2014 तक नरेंद्र मोदी का चुनाव हुआ ना 2014 में, अभी तक प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक मनमोहन सिंह मतलब भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनकर यहाँ तक बिता दिए, ठीक है। यहाँ तक मनमोहन सिंह का काल रहा। इसमें बहुत सारे काम किए, जैसे मान लीजिए शिक्षा का अधिकार हो गया। शिक्षा का मेन काम बता रहा है, शिक्षा का अधिकार। जैसे मिडिल स्कूल तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद में 2005 में ही आया सूचना का अधिकार, सभी को सूचना लेने का अधिकार है, सूचना का अधिकार। उसके बाद में एनआईए का गठन हुआ, जो कि आतंकवादी संगठनों का जांच करता है, एनआईए का गठन हुआ। ये सब इन्हीं के काल में हुआ। ऐसे इनको मतलब सब कोई कहता है कि रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री है, कुछ भी नहीं बोलते थे। देखिए, जो भी गंभीर व्यक्ति होता है ना, अधिकांश आमतौर पे बहुत कम बोलता है। जैसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो गंभीर नहीं है, बहुत अच्छे हैं, आज के समय के लिए बहुत अच्छे लीडर है नरेंद्र मोदी। लेकिन उस समय के लिए 1991 में जब भारत का स्थिति एकदम अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय के लिए अगर मनमोहन सिंह सबसे बेस्ट थे। उस समय इनके सामने कोई नहीं था, इनके जैसा काम करने वाला कोई नहीं था। इनका अनुभव था बहुत समय का, मतलब लगभग 30 साल तक आर्थिक सेक्टर में काम किए थे, चाहे यूएनओ का अंकटाड हो, या फिर आर्थिक सलाहकार हो, या आरबीआई के गवर्नर हो, या वित्त सचिव हो। बहुत सारा अनुभव को देखते हुए ही पीवी नरसिम्हा राव ने इनको वित्त मंत्री के लिए बुलाया, क्योंकि भारत का अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा सा गया था। इसलिए इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, ये एलपीजी रिफॉर्म्स ये लाए। उसके बाद क्या हुआ, भारत का अर्थव्यवस्था पटरी पर लाया। इन्हीं को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए 2004 में कांग्रेस पार्टी ने इनको आगे किया और प्रधानमंत्री बनाया।
2014 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में एनडीए गठबंधन 2014 में आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से। तब तक ये राजनीति से थोड़ा सा हट गए थे। बीच में इनके ऊपर एक मूवी भी बना था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके ऊपर एक मूवी भी बना है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके बारे में बताया गया है, एक्सीडेंटल का मतलब अचानक से प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। लेकिन व्यक्तित्व अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय राजनीति में सबसे अच्छा व्यक्तित्व 3 लोगों को चुनना हो, सिर्फ 3 लोगों को चुनना हो आजादी के बाद से, तो सबसे एक नंबर में, मेरे मत से सबसे एक नंबर में नाम आएगा अच्छा व्यक्तित्व का नेता जो आजादी के बाद हुआ। एक नंबर में लाल बहादुर शास्त्री का नाम, जो साफ सुथरा छवि वाला नेता था, लाल बहादुर शास्त्री एक नंबर में आएंगे। 2 नंबर में अगर पूछा जाए हमसे, तो 2 नंबर में अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे नेता थे जिनसे विपक्ष के लोग भी प्रेम करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 3 नंबर में कोई था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरे भारतीय इतिहास में, यानी आजादी के बाद के इतिहास में कोई टॉप 3 लीडर है, तो मेरे अनुसार, सबका मत अलग अलग हो सकता है, टॉप 3 लीडर ऊपर काल के हिसाब से, इस समय के लिए बेस्ट, इस समय के लिए ये बेस्ट, इस समय के लिए ये बेस्ट। हो सकता है कि अभी के समय में नरेंद्र मोदी बेस्ट हो सकता है। बाकी आप लोग अपना मत कमेंट में दीजिए। एक छोटा सा मतलब ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं इनको, मतलब ऑटोबायोग्राफी करेंगे, बायोग्राफी कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो इसमें बताने का प्रयास किए हैं, आसान तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। इनका जन्म से लेकर मतलब इनके प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संघर्ष किया, अचानक से प्रधानमंत्री नहीं बने, कहाँ कितने समय तक काम किए, कैसे कैसे करके, यानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, आर्थिक कामों के आधार पर ये भारत के सबसे ऊंचे पद पे गए, प्रधानमंत्री के पद पे गए, और इनका निधन हो गया है, जो कि भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा क्षति है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।